गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा एनवायरनमेंट वर्ड, राइट। नॉर्मली एनवायरनमेंट हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग एनवायरनमेंट वर्ड जो है वो आता रहता है हमारी लाइफ में, ठीक है। फिर दूसरी अगर मैं आपको चीज़ें बोलूँ तो आपके जो एल्डर्स हैं वो क्या कहते हैं अभी के पहले के जैसा एनवायरनमेंट था वैसा अब एनवायरनमेंट नहीं है। वो लोग भी एनवायरनमेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। बाद में अगर आपको दूसरा एग्जांपल दूँ तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि कुछ जगह पर जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, राइट। मतलब कि पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है, इसलिए वो कहते हैं कि हमें अच्छे एनवायरनमेंट हो वहाँ पर जाके रहना चाहिए। मतलब कि बहुत सारे फैक्टर्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप एनवायरनमेंट वर्ड का यूज़ करते हो। तो आपको इंट्रोडक्शन में वही चीज़ दी गई है, देख लेते हैं एक बार। वी हैव हर्ड द वर्ड एनवायरनमेंट ऑफ्टन बीइंग यूज्ड ऑन द टेलीविजन, इन न्यूज़पेपर एंड बाय पीपल अराउंड अस। मेनली ये सभी चीज़ों में आप लोगों ने एनवायरनमेंट वर्ड सुना हुआ होगा। Our elders tell us that environment is not what is used to be earlier. Others say that we should work in a healthy environment, right? मतलब कि हमारे एल्डर्स क्या कहते हैं कि जैसे पहले का जो एनवायरनमेंट था वैसा अब एनवायरनमेंट नहीं है। और दूसरे लोग क्या कहते हैं कि हमें हेल्दी एनवायरनमेंट हो उस जगह पर जाके रहना चाहिए। एंड ग्लोबल summits involving the developed and developing countries are regulatory help to discuss the environmental issue। मतलब कि जो भी डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज है वो भी ये जो पोल्यूशन का जो इश्यू है, मतलब कि एनवायरमेंटल इश्यूज जो है उसके बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो इस चैप्टर में अब हम फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। देखो इकोसिस्टम तो हम लोगों को पता है। इकोसिस्टम इन द सेंस जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे आजू बाजू के सराउंडिंग में जो प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट, राइट। उसके अंदर बायोटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं एंड एबायोटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं। अब अगर हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके आजू बाजू के सराउंडिंग में प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। एंड जो भी कंपोनेंट्स या फिर जो भी चीज़ें आपके आजू बाजू में ही सराउंडिंग में ही प्रेजेंट है बट दे आर नॉन लिविंग, तो उसे हम कहेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो देख लेते हैं इकोसिस्टम व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। All organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings as well as physical surrounding interact with each other and maintain the balance in nature। मतलब कि ये सभी जो चीज़ें हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स और आजू बाजू के सराउंडिंग में जो भी प्रेजेंट है। एग्जाम्पल लेते हैं तो आजू बाजू का टेम्परेचर, फिर रेनफॉल, विंड, सॉइल, ये सभी चीज़ें जो है वो सभी चीज़ें एक साथ कंबाइन होगी और वो जो भी नेचुरल साइकिल है या फिर जो भी नेचर का जो बैलेंस है उसे वो मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, राइट। ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट के साथ मिक्सअप होके जो भी आजू बाजू का जो सराउंडिंग फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट या फिर उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम, राइट। एक इकोसिस्टम फॉर्म होता है। थस एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। समझ में, मतलब कि इकोसिस्टम जो है उसके अंदर जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals। ये सभी जो चीज़ें हैं वो किसके अंदर इंक्लूड होगी, इन द abiotic components। अब आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ उसके अंदर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर कोई भी एक गार्डन की आप अगर विजिट करो, कोई भी एक गार्डन है उसको आप विजिट करो तो होगा क्या कि वहाँ पर आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे।
ठीक है, देखो क्या बोला गया है। एन एग्जाम्पल, इफ़ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स सच एस ग्रासेस, ट्रीज, फ्लावर्स bearing plants like rose, jasmine, sunflower and animals like frog, insects and bird। ये सभी चीज़ें आपको एक ही जगह पर देखने को मिलती हैं। All these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by abiotic components of the ecosystem। अब होगा क्या कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, चलो कि लेते हैं हम ग्रास, राइट। तो ग्रास को कौन खाएगा? इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा, राइट। और फ्रॉग को कौन खाएगा? बर्ड्स खाएगा। मतलब कि ये डिफरेंट एक पूरी साइकिल है, राइट। मतलब कि जो भी नेचुरल एनवायरमेंटल जो साइकिल है ना, उसे बैलेंस करने के लिए एक इकोसिस्टम फॉर्म होता है, और इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो एक दूसरे के साथ कंप्लीट क्यों करते हैं? फॉर द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड दूसरी जो उसकी एक्टिविटीज़ है, वो सभी चीज़ें किसके वजह से अफेक्ट होती है? फ्रॉम द एबायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब कि वो सभी चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट्स जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट है उससे अफेक्ट होते हैं। सो अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम। इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी अगर एक गार्डन है तो उसे हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम है वो। अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर फॉरेस्ट्स, पॉन्ड्स एंड लेक। ये सभी चीज़ें भी क्या है? तो दे आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम, बट दे ऑल आर नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरली फॉर्म होते हैं वो, इसलिए वो नेचुरल इकोसिस्टम। These are natural ecosystem, while the gardens and crop fields are human made या फिर artificial इकोसिस्टम। मतलब कि अगर कोई भी गार्डन है या फिर कोई भी क्रॉप फील्ड, राइट, कोई भी फार्मर ने अगर जो क्रॉप लगाए हैं उसके फील्ड में, तो उससे हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मतलब कि दो टाइप्स के इकोसिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। और इकोसिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, मतलब कि बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या फिर जैसे हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। जब बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? इकोसिस्टम। फिर हमने देखा नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल देखे एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड है, राइट। कौन कौन से ग्रुप है? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ये तीनों ग्रुप जो है वो क्या है? ऑर्गेनिजम्स को उसके अंदर डिवाइड किया गया है। देखते हैं। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप्ड एट प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो 3 क्लास में डिवाइड किए गए हैं। प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, कंज्यूमर्स हो सकते हैं या फिर डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर मीन्स के जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम कहेंगे प्रोड्यूसर्स। मतलब कि जो भी प्राइमरी फूड प्रोडक्शन जो कर रहा है उसे हम कहेंगे प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स मतलब कि जो उन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर उन चीज़ों को वो खाता है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर्स। एंड डिकम्पोजर्स मतलब कि लास्ट में जो भी वेस्ट बचा है उसे जो कंज्यूम करता है उसे हम कहते हैं डिकम्पोजर्स, राइट। अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सस्टेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। मतलब कि उसे एनवायरनमेंट में रहने के लिए जो भी उसे रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर से ये 3 ग्रुप्स डिसाइड किए गए हैं। Let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created us above। वो हमें नहीं करना है। देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। Which organisms can make organic components like sugar and starch from inorganic substance। मतलब कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मतलब कि शुगर, राइट, उसे स्टार्च मतलब कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मतलब कि शुगर, राइट, उसे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मतलब कि स्टार्च के फॉर्म में कौन कन्वर्ट कर देता है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। विच
substances using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll, राइट मतलब कि जो भी सनलाइट की जो रेडिएशन एनर्जी है उसका यूज़ करके, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, वो जो अपना फूड बनाते हैं, मतलब कि हुआ क्या कि जो जो शुगर के फॉर्म में जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट है उसे कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर, मतलब कि स्टार्च के फॉर्म में। तो वो कौन करता है? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड certain bacteria which can produce food by photosynthesis come under this category and are called producers। मतलब कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरिया जो फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसे हम इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करेंगे और उसे हम कहेंगे प्रोड्यूसर्स, राइट, मतलब कि उन्होंने क्या किया, फूड को प्रोड्यूस किया, राइट। दूसरा अब हम देखते हैं कंज्यूमर्स। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द सस्टेनेंस। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है फॉर देयर सस्टेनेंस, मतलब कि एनवायरनमेंट में उसे जीने के लिए, राइट, उसे जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसे हम उसके साथ वो रिलेटेड है। दिस ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द फूड प्रोडक्ट, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली कंज्यूम करता है किसी भी फूड प्रोडक्ट को, आइदर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, मतलब कि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स में से ही ले लेगा, और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर्स, या फिर इनडायरेक्टली मतलब कि वो डायरेक्टली उसे ऐसे फूड सोर्स नहीं लेगा बट उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसे वो एब्जॉर्ब करेगा, राइट, मतलब कि उसके ऊपर फीड करेगा, तो उसे हम कहेंगे कंज्यूमर्स। अब जो कंज्यूमर्स है वो भी डिफरेंट टाइप के हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। कंज्यूमर्स कैन बी क्लास्ड वेरियसली एज हर्बीवरस, मतलब कि हर्बीवरस एनिमल्स, कार्निवरस, ओमनिवरस एंड पैरासाइट। ये 4 डिफरेंट फेजेस में हम लोगों ने कंज्यूमर्स को डिवाइड किया है। अब हर्बीवरस मीन्स के आप लोगों को पता होगा कि जो भी ग्रीन प्लांट्स के ऊपर जो भी एनिमल्स डिपेंडेंट है उसे हम कहेंगे हर्बीवरस। कार्निवरस इन द सेंस जो भी हर्बीवरस एनिमल्स को जो खाते हैं उसे हम कहेंगे कार्निवरस, एंड ओमनिवरस इन द सेंस वो हर्बीवरस को भी खाते हैं एज अ फूड सोर्स, एंड किसी भी कार्निवरस एनिमल्स को भी वो खाते हैं एज अ फूड सोर्स, तो उसे हम कहेंगे ओमनिवरस। एंड लास्ट वन इज द पैरासाइट, राइट, मतलब कि जो भी लास्ट में जो भी कचरा बचेगा उसे कौन डाइजेस्ट करेगा, तो पैरासाइट्स विल डाइजेस्ट इट, राइट। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, प्रोड्यूसर्स देखा एंड कंज्यूमर देखा। अब जो हम देखेंगे वो है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहला ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम एक बार रीड करेंगे। यहाँ पर आपको बोला क्या गया है कि अगर आपके घर पे कोई भी अगर एक एक्वेरियम हो, उसे आप थोड़े थोड़े टाइम पर उसे साफ़ करते हो, मतलब कि क्लीन करते हो। अगर आप उस एक्वेरियम को क्लीन ना करो बहुत लंबे टाइम तक, तो क्या होगा कि उसके अंदर जो भी फिश प्रेजेंट है वो मर जाएगी, राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है और किस तरह से हो रहा है उसके बारे में आपको पता है। क्यों? क्योंकि जो भी पानी के अंदर जो भी प्लांट्स प्रेजेंट हो गए, एक्वेटिक प्लांट्स जो प्रेजेंट हो गए, वो क्या करेंगे कि उस वाटर में से जो भी ऑक्सीजन है उसे वो कंज्यूम कर लेंगे। तो उसकी वजह से जो फिश को जो ऑक्सीजन चाहिए उससे वो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से फिश की डेथ हो जाएगी, राइट। द ऑर्गेनिज्म, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि बैक्टीरिया एंड फंजाई टाइप के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं कि किसी भी डेड बॉडी को वो डिग्रेड करते हैं, राइट, मतलब कि उसे ब्रेक डाउन करते हैं। Then these microorganisms are the decomposers as they break down the complex organic substances into simple inorganic substances. इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स कहते हैं। और वो करते क्या हैं? दे विल ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मतलब कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है डीकम्पोजर्स में, वो सभी क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करके वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। और जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बचा है वो अब क्या होगा कि वो सोइल, आजू बाजू का जो भी सोइल है उसके साथ वो मिक्सअप हो जाएंगे और उसमें से जो भी आजू बाजू के जो प्लांट्स होंगे वो उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे एज देयर न्यूट्रिशन, राइट, दैट गो इनटू द सोइल एंड आर यूज्ड अप वंस मोर बाय द प्लांट। और वो फिर से को क्या करेगा कि जो भी प्लांट्स है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो इस यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, इकोसिस्टम के अंदर आप लोगों को क्लियर कट आइडिया आ चुका होगा, राइट। लास्ट में हम लोगों ने देखा है कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, राइट। प्रोड्यूसर्स इन द सेंस जो भी फूड, जो भी ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया जो भी अपना फूड खुद से बनाते हैं उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। फिर हमने देखा कि कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स मीन्स के जो भी प्रोड्यूसर्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर्स, राइट। और कंज्यूमर्स के चार टाइप देखे, प्राइमरी इज द हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस एंड लास्ट वन इज द पैरासाइट। लास्ट में हमने देखा कि डीकम्पोजर मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अगर मर चुका है, मतलब कि डेड हो चुका है, उसका जो भी ब्रेकडाउन होता है बाय द फंजाई एंड बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना उसे वो ब्रेकडाउन करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा एंड उसे कोई भी प्लांट उसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था इकोसिस्टम वो कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड चेन एंड वेब्स, राइट। अब फूड चेन मतलब कि एक सिंपल सीक्वेंस, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट जो सीक्वेंस है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये प्लांट्स है, प्लांट्स को कौन खाएगा, डियर, डियर को कौन खाएगा, कोई भी टाइगर। ठीक है, तो एक सीक्वेंस हुई मतलब कि एक चेन हुई, उसे हम कहते हैं फूड चेन। वेब मतलब कि एक जाली टाइप, राइट, वो हम आगे देखेंगे। समझ में आया। फूड चेन मतलब क्या हुआ कि देखो दूसरे एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए गए आपको, ये कोई भी क्रॉप है, एग्जाम्पल लेते ग्रेन्स का, कोई भी एक क्रॉप है, उसे ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कोई भी स्नेक खाएगा और स्नेक को कौन खाएगा, ईगल खाएगा। समझ में, मतलब कि एक सीक्वेंस हुई, राइट। देखते हैं, वी हैव फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर, मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के ऊपर, राइट, मतलब कि वो डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। दिस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फ्रॉम अ फूड चेन। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है उसके बारे में ही आपको यहाँ पर भी डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अब मैं आपको पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। आप ये वाला जो डायग्राम है उसे देख सकते हो, ये किसका है, ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम है। उसके अंदर सबसे नीचे आप देख सकते हो क्या है, प्रोड्यूसर्स, राइट। तो ये जो भी प्रोड्यूसर्स इन द सेंस जो भी सनलाइट की हेल्प थ्रू जो फूड बनाता है उसे हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का अगर दूसरा हम नाम दे तो क्या होगा, ऑटोट्रॉप्स, राइट। ऑटोट्रॉप्स भी हुआ ना, प्रोड्यूसर्स इन द सेंस दे आर ऑटोट्रॉप्स। अब दूसरा आपको दिया गया है कि जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट है वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, राइट, वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है उससे हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स के बाद क्या आता है, हेटेरोट्रॉप्स, राइट, मतलब कि जो भी प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो क्या है, वन टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। देन उसके बाद आपको दिया गया है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है वो क्या होंगे कि किसी भी हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो उससे हम कहेंगे स्मॉल कार्निवरस, स्मॉल कार्निवर्स,
राइट। और जो भी स्मॉल कार्निवर्स के ऊपर जो भी ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होंगे उसे हम कंसिडर करेंगे इन अ टर्शियरी कंज्यूमर, उसे हम कहेंगे लार्ज कंज्यूमर्स, सॉरी लार्ज कार्निवर्स, राइट। समझ में आया? मतलब कि प्रोड्यूसर्स मतलब ऑटोट्रॉप्स, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब कि हेटेरोट्रॉप्स, सेकेंडरी कंज्यूमर इन द सेंस स्मॉल कार्निवरस, टर्शियरी कंज्यूमर्स इन द सेंस लार्ज कार्निवरस, ये सभी चीज़ें होती है। ठीक है, अब हम थियरी ट्राई करते हैं, मतलब कि रीड करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, each step और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉपिकल लेयर, मतलब कि जितने भी स्टेप्स है, डिफरेंट स्टेप्स, वो सब एक साथ मिक्सअप होकर क्या फॉर्म करते हैं, दे विल फॉर्म अ ट्रॉपिकल लेवल। देखो आप यहाँ पर देखा ना आपने, ईच ट्रॉपिकल लेवल मतलब कि एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ है। तो ऑटोट्रॉप्स और द प्रोड्यूसर्स आर द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। ऑटोट्रॉप्स या फिर जो भी प्रोड्यूसर्स है उस वो क्या फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। देखो, प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रॉप्स वो क्या फॉर्म करेंगे, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रॉप्स और द कंज्यूमर्स। वो क्या करेंगे कि सोलर एनर्जी को फिक्स करेंगे, उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और वो एनर्जी का यूज़ कौन करेगा, हेटेरोट्रॉप्स करेंगे, या फिर जो भी प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो उसका यूज़ करेंगे। तो हर्बीवर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकेंड क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर हर्बीवर्स, राइट। यहाँ पर सॉरी मेरी भूल है, हेटेरोट्रॉप्स की जगह पर आएगा हर्बीवर्स। हर्बीवर्स इन द सेंस जो भी ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं वो, राइट। Then small carnivores or the secondary consumers, small carnivores or the secondary carnivores are at the third, and large carnivores or the secondary consumers, sorry, or the tertiary consumers form the fourth tropical लेवल। वो क्या फॉर्म करेंगे, फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल को फॉर्म करेंगे। मतलब कि अगर आपको ये पता है तो आप ये लिख सकते हो, राइट। आगे, We know that food we eat acts as a fuel to provide us energy to do work। मतलब कि आप जो खाना खाते हो उसका यूज़ क्या है, क्यों आप खाना खाते हो, फॉर टू गेट एनर्जी, राइट। मतलब कि आपको फूड में से एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का यूज़ करके आप लोग किसी भी लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो, राइट। Thus, the interaction among various components of the environment involves flow of energy from one component to the system of another। मतलब कि इसकी वजह से आपको पता क्या चलता है कि अगर किसी भी एक ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल लेते हैं, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर उसके पास जो एनर्जी स्टोर हुई होके रखी हुई है, वो एनर्जी क्या होगी तो कि दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो पास आउट होगी। मतलब कि जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है उसमें वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, एज वी हैव स्टडीड द ऑटोट्रॉप्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। ऑटोट्रॉप्स करते क्या हैं तो कि ड्यूरिंग द सनलाइट वो क्या करते हैं तो कि एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उस एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट करते हैं, इनटू द केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। ये क्या करता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर, सब के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू द हेटेरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स। मतलब कि जो भी ऑटोट्रॉप्स ने जो भी एनर्जी फॉर्मेशन की है उस एनर्जी का यूज़ कौन करेगा, देन इट विल यूज बाय हेटेरोट्रॉप्स एंड बाय द डिकम्पोजर्स। ठीक है, और इसके अगला चैप्टर मतलब कि चैप्टर नंबर 14 जो है सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके अंदर आप पढ़ चुके हो व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज टू अनदर। मतलब कि एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में अगर आप एनर्जी को कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट इन द फॉर्म विच कैनॉट बी यूज्ड अगेन। थोड़ी सी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी कि लॉस्ट हो जाएगी, एंड दिस एनर्जी विल नॉट या फिर विल कैनॉट बी यूज्ड अगेन, राइट। यहाँ तक क्लियर? ओके,
आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं एनर्जी फ्लो के बारे में, जो आपको जिसकी हेल्प से आप इजीली समझ जाओगे, राइट। सबसे पहले आपको क्या पॉइंट दिया गया है, द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मतलब कि जो भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसके अंदर जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को, मतलब कि जो भी सनलाइट की एनर्जी है उसे वो कैप्चर करते हैं, राइट। एंड उससे वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उससे उसका फूड बनाते हैं। देखो, कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ओनली जस्ट 1%। दैट फॉल्स ऑन द लीव्स, मतलब कि उसके जो लीव्स है उसके ऊपर जितनी भी सनलाइट गिर रही है उसे वो कंज्यूम करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी, और वो किस में कन्वर्ट करते हैं, इनटू द फूड एनर्जी, राइट। मतलब कि जो भी ग्रीन प्लांट्स है वो जस्ट 1% ही सोलर, मतलब कि जो भी सनलाइट आ रही है उसका जस्ट 1% ही वो यूज़ कर रहे हैं। When green plants are eaten by primary consumers, मतलब कि जो भी ग्रीन प्लांट्स है अगर वो कोई भी प्राइमरी कंज्यूमर्स उसे खा रहे हैं, अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, मतलब कि बहुत सारी एनर्जी है वो लॉस्ट हो रही है एज हीट टू द एनवायरमेंट, और किसके फॉर्म में लूज हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। सम एनर्जी गोज इनटू डाइजेशन, वो जो एनर्जी है उसका थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ी परसेंटेज ऑफ एनर्जी किसके अंदर यूज होगी, इन द डाइजेशन। एंड उसके अलावा जो भी एनर्जी है वो किसके अंदर यूज होगी, इन द ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन एंड डूइंग वर्क, डाइजेशन एंड डूइंग वर्क एंड द रेस्ट गोज टूवर्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मतलब कि जो भी हीट एनर्जी रिलीज हुई है और जो भी एनर्जी फॉर्म हुई है उसका यूज़ किसके अंदर होगा, फर्स्ट वन इज द डाइजेशन, देन दूसरा डूइंग वर्क, मतलब कि आपको जो काम करना है उसके अंदर, देन रेस्ट एनर्जी का यूज़ कहाँ पर होगा, फॉर योर ग्रोथ एंड फॉर योर रिप्रोडक्शन। एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। मतलब कि उसमें से जस्ट 10% जो एनर्जी है ना, फूड एनर्जी, वो उसकी बॉडी के अंदर स्टोर होके रहेगी, और वो जो 10% ऑफ एनर्जी है जब उसे प्राइमरी कंज्यूमर्स को, अगर सेकेंडरी कंज्यूमर्स जब उसे खाएंगे तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर जस्ट 10% ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी, राइट। मतलब कि परफेक्टली 10% भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी वो हीट के फॉर्म में लिबरेट होगी। Therefore 10% कैन बी टेकन एज एन एवरेज वैल्यू फॉर, देखो एवरेज बोला गया है, एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट इन ईच स्टेप एंड रीचेज द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर। मतलब कि जो भी नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर है उसके अंदर जस्ट 10%, एवरेज 10% ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी। Since so little energy is available for the next level of the consumers, food chain generally consists of 3 to 4 steps। देखो क्या होता है कि जो भी नेक्स्ट लेवल के जो भी कंज्यूमर्स है उसके लिए जो एनर्जी है वो बहुत कम बचेगी। इसी वजह से जो भी किसी भी एक आप फूड चेन को अगर देखो तो उसके अंदर जनरली कितने स्टेप्स होंगे, जनरली 3 to 4 स्टेप्स ही प्रेजेंट होंगे। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप्स इज सो ग्रेट that very little usable energy remains after fourth tropical level। मतलब इसके अंदर जो भी एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि लास्ट में जो फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल बचा है उसके पास जो एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी, राइट, बहुत ही कम। There are generally a great number of individuals at the lower tropical level of an ecosystem. The greater number is of the producer। मतलब कि जो भी लोअर ट्रॉपिकल लेवल के अंदर जो भी, मतलब कि ये इकोसिस्टम है, लोअर ट्रॉपिकल इकोसिस्टम में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, और उसके अंदर वेराइटी भी बहुत ज़्यादा होगी। द लेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड वेरी ग्रेटली, राइट। Each organism is generally eaten by 2 or more kinds of organism। मतलब कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स उसे खाते हैं, ठीक है।
विच इज टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। फिर क्या होता है कि उसे कोई भी दूसरे ऑर्गेनिज्म खाएंगे। वो कैसे फॉर्म होता है वो मैं आपको एक डायग्राम थ्रू समझाऊंगा। सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन फूड चेन, मतलब कि यहाँ पर जो आपको एक स्ट्रेट लाइन फूड चेन जो मिली थी ना, ये स्ट्रेट लाइन फूड चेन, वैसे आपको फूड चेन अब मिलेगी नहीं। द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स कॉल्ड द फूड वेब। उससे हम कहेंगे फूड वेब। ठीक है, मतलब कि आपको फूड चेन की एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, उसके बीच में आपको बहुत सारी ब्रांचेस भी देखने को मिलेगी, उससे हम कहेंगे फूड वेब। ओके, ये जो डायग्राम है वो है फूड वेब का। देखो आप यहाँ पर ग्रास है। ठीक है, ग्रास को किसने खाया? रेट ने खाया। रेट को कौन खाएगा? कोई भी कैट हो सकती है या फिर कोई भी दूसरा एनिमल्स, या फिर रेट को दूसरा कौन खा सकता है? स्नेक खा सकता है। ठीक है, फिर ये सभी जो चीज़ें हैं उसके अंदर आप देख सकते हो कि एक स्ट्रेट चेन नहीं है यहाँ पर कोई भी, मतलब कि ब्रांचेस ऑफ स्ट्रेंड्स आर सीन इन दिस डायग्राम। मतलब कि उसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये एक फूड वेब फॉर्मेशन होता है। अब क्लियर हो चुका होगा आपको कि फूड चेन मतलब कि एक सीधी सीक्वेंस अगर जा रही हो तो उसे हम कहेंगे फूड चेन। और अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब कि बहुत सारी फूड चेन में बहुत सारी ब्रांचेस अगर देखने को मिलेगी तो उसे हम कहेंगे फूड वेब। राइट, फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम, देखो यहाँ पर आपको एक एनर्जी फ्लो डायग्राम दिया गया है। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले क्या है? सनलाइट। सनलाइट में से एनर्जी कौन लेगा? प्रोड्यूसर्स, मतलब कि प्लांट्स को कौन खाएगा? हर्बीवरस खाएगा। हर्बीवरस को कौन खाएगा? कार्निवरस खाएगा। कार्निवरस को कौन खाएगा? टॉप कार्निवरस खाएंगे। ठीक है, मतलब कि जो एक सीक्वेंस है ना, ये वो एक स्ट्रेट लाइन में पास आउट हो रही है, मतलब कि दे आर इन जस्ट अ यूनिडायरेक्शनल वे, मतलब कोई बाई डायरेक्शनल नहीं है। देखो ये जो भी प्रोसेस हो रही है वो यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। ठीक है, अगर वो बाई डायरेक्शनल होती तो क्या होता कि टॉप कार्निवरस को कौन खाता? कार्निवरस खाता। कार्निवरस को कौन खाता? हर्बीवरस खाता। हर्बीवरस को प्रोड्यूसर्स एंड प्रोड्यूसर्स को सन। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, दे आर जस्ट अ यूनिडायरेक्शनल। राइट, देखो यहाँ पर आपको दिया गया है फर्स्ट, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब कि जो भी एनर्जी आगे बढ़ रही है, जो भी उसका फ्लो है वो स्ट्रेट लाइन में है, इन अ स्ट्रेट यूनिडायरेक्शनल वे में है। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट एंड द एनर्जी विच पासिस टू द हर्बीवरस डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉप्स। बोला क्या गया है आपको कि जो भी ऑटोट्रॉप्स ने जो भी एनर्जी को कैप्चर किया है, राइट, ऑटोट्रॉप्स इन द सेंस प्रोड्यूसर्स, मतलब कि प्लांट्स, उन्होंने जो भी एनर्जी को कंज्यूम किया है उस एनर्जी को वो फिर से अगर चाहे कि वो सोलर एनर्जी को दे दे, मतलब कि सोलर इनपुट को फिर से वो दे दे, तो वो नहीं दे पाएंगे। दूसरा कि जो भी एनर्जी हर्बीवरस में से जो भी पास आउट हो चुकी है, मतलब कि हर्बीवरस में से अगर कार्निवरस में वो चली गई एनर्जी, तो वो कार्निवरस जो है वो फिर से हर्बीवरस को एनर्जी नहीं दे पाएंगे। राइट, एज इट मूव प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिकल लेवल इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। मतलब कि क्या होगा, जैसे जैसे ये लेवल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो एनर्जी जो प्रेजेंट है वो कम होती जा रही है। ठीक है, सेकेंड, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिकल लेवल गेट डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। मतलब कि हर एक स्टेप में जो एनर्जी है उसका प्रोपोर्शन कम होते जा रहा है, डिमिनिश्ड इन द सेंस कम। राइट, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ट्रॉपिकल लेवल में वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा होते जाएगा। इसलिए जो भी सबसे पहला ट्रॉपिकल लेवल था उसके लिए उसके पास एनर्जी अब नहीं बचेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक छोटा अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। इसके अंदर आपको क्या बोला गया है कि जो भी फूड चेन है उसके अंदर आपको पता भी नहीं है और जो अनवांटेड चीज़ें जो है वो उसके अंदर ऐड होती जा रही है। किस तरह से? एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पता है कि जो भी फार्मर्स होते हैं वो पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स, इन सभी चीज़ों का वो यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो उसका यूज़ वो क्यों करते हैं? टू किल द इंसेक्ट्स प्रेजेंट ऑन देयर क्रॉप। बट होता क्या है कि ये जो भी पेस्टिसाइड्स या फिर जो भी केमिकल्स का वो यूज़ कर रहे हैं, वो केमिकल्स पानी में मिल के क्या होता है कि वो क्रॉप्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, क्रॉप्स उसे वो इनटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो भी क्रॉप की जो लास्ट में आपको यील्ड मिलेगी, उस यील्ड में भी इन केमिकल्स का प्रोपोर्शन प्रेजेंट होगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपके फार्म के आजू बाजू में अगर कोई भी वेल है, राइट, या फिर कोई भी वाटर सोर्स है, तो क्या होगा कि ये जो भी केमिकल्स है वो जब बारिश आएगी तो ये जो भी वाटर सोर्स है, राइट, उसके अंदर ये जो केमिकल्स है वो डिपॉजिट हो जाएंगे। अगर आप उस वाटर को अगर आप इंटेक करोगे तो आपके अंदर भी वो केमिकल्स आ जाएंगे। समझ में? मतलब कि वो आपको चाहिए नहीं, फिर भी वो क्या हो रहा है कि फूड चेन में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, देखो, अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर आवर बॉडी थ्रू द फूड चेन। मतलब कि जो भी अननोइंगली, मतलब कि आपको पता भी नहीं है और वो आपकी फूड चेन में वो इन्वॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, one of the reason is the use of several pesticides and other chemicals to protect our crops from disease and pests। एक रीज़न क्या है कि आप जो पेस्टिसाइड्स हो, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल यूज़ कर रहे हो टू प्रोटेक्ट द क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। द केमिकल्स आर आइदर वॉश्ड डाउन इनटू द सॉइल, ये जो भी केमिकल्स है वो डायरेक्टली वॉश डाउन हो जाएगी इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर बॉडीज, वो सॉइल के अंदर चले जाएंगे या तो फिर वो वाटर बॉडीज के अंदर चले जाएंगे। फ्रॉम द सॉइल दिस आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, मतलब कि जो भी सॉइल है उसमें से प्लांट्स जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे अलोंग विथ वाटर एंड मिनरल्स। जो भी वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके साथ वो उसे भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज दिस आर टेकन अप बाय द एक्वेटिक प्लांट्स। तो वाटर बॉडीज में से क्या होगा कि एक्वेटिक प्लांट्स कंज्यूम करेंगे। एक्वेटिक प्लांट्स में से क्या होगा कि कोई भी उसके अंदर जो भी एनिमल्स प्रेजेंट है उसे वो कंज्यूम करेंगे। ठीक है, मतलब कि वो ईच ट्रॉपिकल लेवल में वो बढ़ते जा रहा है और आपको नहीं चाहिए फिर भी वो इंक्लूड होते जा रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर द फूड चेन, मतलब कि वो आपकी जो फूड चेन है उसके अंदर वो इस तरह से इंक्लूड होते जा रहे हैं। आगे देखते हैं। एज दिस केमिकल्स आर नॉन डिग्रेडेबल, मतलब कि जो भी केमिकल्स है वो नॉन डिग्रेडेबल, मतलब कि वो उसका डिग्रेडेशन होता नहीं है, राइट। दिस गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिकल लेवल, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो ईच ट्रॉपिकल लेवल में उसका इंक्रीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहा है। एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन द फूड चेन, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल्स आर एक्यूमुलेटेड इन अवर बॉडी। अब बोला क्या गया है, बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझने की ट्राई करनी चाहिए आपको कि जो भी ह्यूमन बींग्स है वो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर आते हैं इन द ट्रॉपिकल लेवल। ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है कि जो भी केमिकल्स जो प्रेजेंट है वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर जाएंगे, इनटू द ह्यूमन बॉडी, राइट। मतलब कि डायरेक्टली जितने भी केमिकल्स थे वो सभी केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट किसको करेंगे, आपकी हेल्थ को, राइट। दिस फिनोमिना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, या फिर आप उसे कह सकते हो बायो मैग्निफिकेशन, राइट। ये डेफिनेशन आपको करनी है, बायो मैग्निफिकेशन। दिस इज द रीजन वाई फूड गेन्स सच एज व्हीट एंड राइस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड इवन मीट, इसी रीजन की वजह से जो भी फूड ग्रेन्स हैं, राइट, कंटेन्स वेरी अमाउंट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू, इसी वजह से ये सभी जो चीज़ें हैं, वीट है, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट, मीट, इन सभी चीज़ों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग और अदर मीन्स, मतलब कि आपको क्या लगता है कि जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स है उसे अगर आप वॉश कर दोगे तो ये जो भी केमिकल्स है वो
निकल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, राइट। मतलब कि वो कुछ बार ऐसा भी होता है कि अगर आप उसे वॉश कर दो या फिर दूसरी ट्रीटमेंट भी दे दो तो भी उसके अंदर से जो भी पेस्टिसाइड्स, मतलब कि उसके ऊपर जो भी पेस्टिसाइड्स है वो रिमूव नहीं होते हैं, राइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। मतलब कि आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करते हो जिसकी वजह से जो भी एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड होता है। आप स्टैंडर्ड 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे ओजोन डिप्लेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर 10th के अंदर पढ़नी है। उसके अलावा जो भी पॉल्यूशन और सब जो चीज़ें थी वो आप 9th में पढ़ चुके हो। सो फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ द ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लेटेड। मतलब कि जो भी ओजोन लेयर हो किस तरह से डिप्लीटेड, मतलब कि ब्रेक डाउन होती है, राइट। देखते हैं। डिप्लीशन को अगर हम दूसरे वर्ड में बोले तो रिडक्शन इन द नंबर, मतलब कि कम होना। जो भी ओजोन लेयर है वो किस तरह से टूट रही है और वो ओजोन लेयर जो है वो किस तरह से कम होती जा रही है उसके बारे में हम समझेंगे। तो देखो ओजोन जो है वो फॉर्म कैसे होता है। दे विल फॉर्म बाय द मिक्सचर ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स जब एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, मतलब कि O प्लस O विल फॉर्म द O3, मतलब कि ओजोन लेयर फॉर्म करते हैं। और आपको जैसे कि पता है कि ऑक्सीजन मतलब कि O2, राइट। O2 जो है वो नॉर्मली आप ऑक्सीजन जिसे कहते हो वो सभी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर देयर लाइफ, राइट। वाइल O2 विच आर नॉर्मली रिफर्ड टू एज ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मतलब कि जितने भी एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ है उन सभी के लिए जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ आपको दी गई है, ओजोन इज अ डेडली पॉइजन। ओजोन जो है वो डेडली पॉइजन है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। फिर भी हावेवर एट अ हाई लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपका जो एटमॉस्फेयर लेवल है, ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर लेवल, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर ओजोन परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन। आपको पता है ओजोन का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। वो करता क्या है कि सनलाइट में से डायरेक्टली जो यूवी रेडिएशन अर्थ के ऊपर गिर रही है उसको वो कम कर देता है और दूसरा कि अर्थ को उससे बचाता है। इट सील्स द सरफेस, मतलब कि वो एक सील्ड टाइप सरफेस फॉर्म कर लेता है ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायोलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। मतलब कि जो भी सन में से अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन जो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर गिरता है उससे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर जो है वो एक सील्ड फॉर्म कर लेता है, मतलब कि एक प्रोटेक्टिव सरफेस फॉर्म करता है, राइट। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ये जो भी रेडिएशन है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स, राइट। उसकी वजह से क्या होगा कि स्किन कैंसर होगा, किसको, ह्यूमन बींग्स को। मतलब कि ओजोन लेयर से नहीं बट जो सनलाइट की जो भी रेडिएशन डायरेक्टली आपकी बॉडी के ऊपर जो गिर रही है उसकी वजह से। ओजोन इज एट हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन कॉजिंग एन ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, राइट। मतलब कि ओजोन जो लेयर वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी, एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊपर प्रेजेंट होगा। और वहाँ पर दूसरी चीज़ क्या प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है। द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इनटू फ्री ऑक्सीजन। अब होगा क्या कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायोलेट लाइट प्रेजेंट होगी वहाँ पर अल्ट्रावायोलेट लाइट ऑक्सीजन, मतलब कि O2 के जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आप देख सकते हो O2 मॉलिक्यूल, उसे अल्ट्रावायोलेट क्या कर रहे हैं तो कि 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में उसे वो डिवाइड कर दे रही है।
राइट, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब ये सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसी भी दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, O3। आप देख सकते हो यहाँ पर O2 था, अल्ट्रावायलेट लाइट गिरी, क्या फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है वो दूसरे O2 मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्सअप हो गया तो उसने क्या फॉर्म किया, ओजोन। क्लियर, समझ में आया किस तरह से होता है वो। आगे देखते हैं। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980। मतलब कि जो ओजोन की जो लेयर थी, राइट, मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो उसका परसेंटेज था वो कब कम हुआ, इन द 1980s, राइट। दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये चीज़ किसकी वजह से हुई थी, ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है वो सिंथेटिक केमिकल है, राइट, विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर। और उसका यूज़ कहाँ पर हो रहा है, रेफ्रिजरेटर्स में एंड फायर एक्सटिंग्विशर में उसका यूज़ हो रहा है। अब उसके बाद इन 1987 द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP सक्सीडेड इन forging an agreement to freeze CFC production at 1986 level। अब 1987 में क्या हुआ कि एक जो प्रोग्राम एक स्टार्ट किया, जिन्होंने बोला कि सभी कंट्रीज़ के अंदर जो भी रेफ्रिजरेटर बन रहे हैं उसके अंदर CFC प्रेजेंट होना चाहिए नहीं। मतलब कि जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दे विल बैंड देम, राइट। इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर द ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसकी वजह से क्या हुआ कि सब लोगों के लिए कंपलसरी हो गया, जितने भी वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंपनीज जो थी रेफ्रिजरेटर, उसके लिए कंपलसरी हो गया कि रेफ्रिजरेटर CFC फ्री होना चाहिए, मतलब कि वो CFC प्रोड्यूस करना चाहिए नहीं। क्लियर, तो इतना आपको दिया गया था ओजोन लेयर के बारे में। अब जो नेक्स्ट है वो है वेस्ट डिस्पोजल, मतलब कि जो भी कचरा है उसे आप किस तरह से, वेस्टेज फॉर्म जो है कचरे का, उसे आप किस तरह से यूज़ करोगे या फिर उसे किस तरह से आप फेंकोगे, तो उसके बारे में। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, मतलब कि जो भी गार्बेज आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी गार्बेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसे किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप लोग चैप्टर नंबर 6 जो था लाइफ प्रोसेस, उसके अंदर आप पढ़ चुके हो कि जो भी एंजाइम, मतलब कि जो भी फूड होता है उसे आपको डाइजेस्ट करने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी आप लोग वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसे भी कोई भी ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड कर दे या फिर उसका ब्रेकडाउन कर दे, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को डिग्रेड कर दे तो वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, और बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म से भी डिग्रेड नहीं होते हैं, तो उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑफ ऑन लाइफ प्रोसेस दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम इन आवर बॉडी। मतलब कि जो भी फूड आप खाते हो उसे डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स उसके ऊपर वर्क करते हैं। Have you ever wondered why the same enzyme does not break down everything we eat? मतलब कि ऐसा आपको कभी क्वेश्चन नहीं हुआ कि जो भी एंजाइम्स जो आपका फूड को जो डाइजेस्ट करता है या फिर जो ब्रेक डाउन करता है वो सेम एंजाइम, राइट, वो जो सेम एंजाइम है वो क्यों दूसरी चीज़ों को वो डाइजेस्ट नहीं करता। Enzymes are specific interactions. Specific enzymes are needed to break down a particular substance. मतलब कि एंजाइम का जो काम है वो स्पेसिफिक होता है। मतलब कि अगर आपको कोई भी एक सिंगल काम करना है तो उसके लिए जो एंजाइम होगा वो कंपलसरी वही एंजाइम को आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर उसके अलावा अगर कोई भी दूसरा एंजाइम प्रेजेंट होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, राइट। मतलब कि पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक एंजाइम का काम होता है स्पेसिफिक चीज़ के लिए। That is why we will not get any energy if we try to eat coal.
वरना तो ऐसा नहीं होता कि आप अगर कोल को खा लो तो आपको एनर्जी मिल जाए, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी आप यूज़ नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ दिस many human made materials like plastics will not be broken down by the action of bacteria and other saprophytes। मतलब कि इसी वजह से जो भी ह्यूमन मेड प्लास्टिक जो है उसका ब्रेक डाउन नहीं कर सकते कौन? बैक्टीरिया भी नहीं कर सकता या फिर कोई भी सेप्रोफाइट्स ऑर्गेनिज्म जो है वो भी इसका ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। These materials will be accepted upon by physical processes like heat and pressure, but under the ambient conditions found in environment they persist for a longer time। मतलब कि क्या है कि अगर आपको इन तरह के मटेरियल्स को अगर आपको डिग्रेड करना है तो आप फिजिकल प्रोसेस यूज़ कर सकते हो लाइक हीट एंड प्रेशर। बट उससे भी क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये जो कचरा है वो प्रेजेंट होगा, राइट, तो वो बहुत ज़्यादा कचरे को वो प्रोसेस नहीं कर सकते, राइट, इसलिए वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहेगा। Substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable। मतलब कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को अगर आप ब्रेक डाउन कर सको विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस तो उसे हम क्या कहेंगे? these substances are said to be biodegradable। और substances that are not broken down in this manner are said to be non biodegradable। मतलब कि अगर बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी अगर कोई भी सब्सटेंस डिग्रेड नहीं हो रहा है तो उससे हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। दिस सब्सटेंसेस में बी इनर्ट एंड सिंपली persist in the environment for a longer time or may harm the various members of the इकोसिस्टम। मतलब कि ये जो भी सब्सटेंस है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहेंगे और उसकी वजह से जो भी आपकी इकोसिस्टम है उसके ऊपर वो अफेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं। आपको एक यहाँ पर एक छोटी से कुछ बोला गया है कि अगर आप किसी भी टाउन या सिटी में अगर आप विज़िट करो तो आपको मिलेगा कि वहाँ पर बहुत सारे गार्बेज के हिप्स मिलेंगे। मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे गार्बेज के आपको एक साथ देखने को मिलेगा, राइट। अब अगर आप कोई भी दूसरी प्लेसेस मतलब कि आप कोई भी अगर टूरिस्ट प्लेसेस पर जाओ तो आपको वहाँ पर बहुत सारे वेफर्स या फिर बहुत सारे प्लास्टिक रैपर्स मिलते हैं। फूड के ऊपर जो प्लास्टिक रैपर्स होते हैं वो आपको मिलेंगे, प्लास्टिक्स की बोटल्स मिलेंगी। ये सभी चीज़ें जो है वो क्या है तो दे आर ऑल कंटेन इन अ गार्बेज। मतलब कि ये सभी चीज़ें गार्बेज में ही इंक्लूड होती हैं। लास्ट जो चीज़ बची है वो देखते हैं, इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफस्टाइल। मतलब कि जैसे जैसे आपके लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है वैसे वैसे ये जो भी गार्बेज या फिर जो भी मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है उसका जनरेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? इम्प्रूवमेंट्स इन लाइफस्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। ठीक है, मतलब कि उसकी जैसे जैसे हमारे लाइफस्टाइल चेंज होती जा रहा है वैसे वैसे ये जो गार्बेज है या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहा है। चेंजिंग इन एटीट्यूड ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले। मतलब कि अगर आपके एटीट्यूड में अगर चेंज आए तो वो भी रोल प्ले करता है इसके अंदर। विथ मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज़ बिकमिंग डिस्पोजेबल, राइट। मतलब कि अगर आप लोग कि आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर अगर आप चेंजेस करो तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आप बायोडिग्रेडेबल या फिर जो डिस्पोजेबल है उसे आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, मतलब कि यूज़ एंड थ्रो चीज़ें जो होती है ना, प्लास्टिक बोटल्स है, रैपर्स है, ये सभी चीज़ें यूज़ एंड थ्रो, मतलब कि आप एक ही बार उसे यूज़ करते हो, राइट। तो इन सभी चीज़ों का जो प्रोडक्शन वो ज़्यादा बढ़ रहा है। चेंजिंग इन पैकेजिंग have resulted in much of our waste becoming non biodegradable, राइट। मतलब कि जो भी पैकेड फूड आते हैं, पैक्ड फूड जो आते हैं उसकी वजह से भी क्या हुआ है कि बहुत सारा जो वेस्ट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल फॉर्म हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 15 है वो कंप्लीट हो रहा है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा।
थैंक यू।